हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इस वीडियो में हमने यूपी स्पेशल, जिसको हम बोलते हैं यूपी सामान्य ज्ञान के भी प्रश्नों को हमने सम्मिलित किया है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। आपके लिए ये कंप्लीट ऐसा प्रैक्टिस सेट है जो आपके एग्जाम में आपको सफलता दिला सकता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ में आपको कमेंट जरूर करते चलना है प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न की ओर। और सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। कह रहा है कि कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? ऑप्शन है भारत और चीन को, चीन और अफगानिस्तान को, पाकिस्तान और भारत को, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। तो कमेंट कर दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा कि भारत और चीन के मध्य में जो रेखा है उसको हम क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा बोलते हैं। अब देखिए, यहां से प्रश्न बनता है कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था। यह आपको यहां से पॉइंट याद रखना है। किसके द्वारा किया गया था? सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा। अब जो दूसरा यहां पर इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है, पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य में कौन सी रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में है रेड क्लिफ रेखा। इसको नोट कर लीजिएगा, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, कि भारत और पाकिस्तान के मध्य में कौन सी रेखा है? तो वो है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, अब देखिए, रेड क्लिफ रेखा की बात आती है तो इसका निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए, जो तीसरा इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है, नोट करते चलिएगा आप। ठीक है, जो तीसरा इंपोर्टेंट यहां से पॉइंट बनता है कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य में कौन सी रेखा है? तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य में जो रेखा है उसको बोलते हैं ड्यूरंड रेखा। ठीक है, यह भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, इसके बाद जो आपको याद रखना है वो है कि पाक जल संधि किन दो देशों को जोड़ती है? पाक जल संधि है जो बेटा, जो यहां से इतने प्रश्न बन चुके हैं, पाक जल संधि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है आपके जियोग्राफी से संबंधित, याद रखिएगा। ठीक है, तो पाक जल संधि किन दो देशों को जोड़ती है? तो आप समझते होंगे कि तो पाक से यहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है और ऑप्शन में दिया होता है कि भारत और पाकिस्तान, तो उसी को टिक कर आ जाता है, तो यहीं पर आपका प्रश्न गलत हो जाता है। ठीक है, तो जो पाक जल संधि है वो किन दो देशों को जोड़ती है? भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि के द्वारा जोड़ा गया है। चलिए, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। चलिए, इसके अलावा देखिए, यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत के साथ में सबसे लंबी सीमा रेखा कौन सा देश बनाता है? भारत के साथ में सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला देश कौन सा है? तो सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है बांग्लादेश। भारत के साथ में सबसे लंबी सीमा रेखा कौन बनाता है? बांग्लादेश बनाता है। और जो चीन है वो भारत के साथ में दूसरी सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, चीन की बात करते हैं तो देखिए, भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो चीन के साथ में सीमा बनाते हैं? एक तो देखिए, बात करते हैं तो देखिए, यहां पर कुल 5 राज्य हैं। भारत के ऐसे 5 राज्य हैं जो चीन के साथ में सीमा रेखा बनाते हैं। एक तो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जो पहला है वो जम्मू कश्मीर है, जो दूसरा है वो है हिमाचल प्रदेश, तीसरा राज्य हो गया भारत का उत्तराखंड, और चौथा है सिक्किम, और पांचवा है अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं भारत के जो चीन के साथ में सीमा रेखा बनाते हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि शायद इससे ज्यादा यहां से प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। चलिए, तो जो भी महत्वपूर्ण थे और जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी थे वो सभी पॉइंट यहां पर मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। तो एक लाइक कर दीजिएगा आप वीडियो को। चलिए, बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, और देखिए, उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित है। बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा इसको। तो प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश द्वारा स्थापित प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है? चलिए, ऑप्शन है चंद्रप्रभा, करतनिया घाट कैमूर वन्यजीव विहार, और पार्वती अर्गा। चलिए, तो देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है? तो वह है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार,
जो कहां पर है, चंदौली। प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, कि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहां पर है, तो आप कहेंगे चंदौली उत्तर प्रदेश, चंदौली उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब देखिए, जब हमसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है, इसकी स्थापना की गई थी, तो आपने कहा कि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। आपसे प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है। एक तो आपको यह पॉइंट जानना है, दूसरा जानना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है और कहां पर है। ये दोनों पॉइंट आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, आप कहेंगे सर कौन सा है, तो हस्तिनापुर। कौन सा वन्यजीव विहार है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, जो कहां पर है बेटा, मेरठ में है, ठीक है, मेरठ उत्तर प्रदेश। और जो सबसे छोटा वन्यजीव विहार है वो कौन सा है, एटा वन्यजीव विहार। एटा वन्यजीव विहार जो है, सॉरी, पटना वन्यजीव विहार भी हम जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पटना वन्यजीव विहार, जो कहां पर है, एटा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो सबसे पहला स्थापित होने वाला कौन सा था, चंद्रप्रभा था, जो चंदौली उत्तर प्रदेश में है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार हो गया, जो कहां पर है, मेरठ में है, मेरठ उत्तर प्रदेश। और यदि आपसे पूछता है कि सबसे छोटा वन्यजीव विहार कहां पर है उत्तर प्रदेश में, तो वो है एटा में, पटना वन्यजीव विहार, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए करतनिया घाट की बात करते हैं। तो जो करतनिया वन्यजीव विहार है, ये है बेटा बहराइच उत्तर प्रदेश में। कहां पर है, बहराइच, बहराइच उत्तर प्रदेश में। कैमूर वन्यजीव विहार, तो देखिए ये मिर्जापुर और सोनभद्र की सीमा पर है। कौन सा, कैमूर वन्यजीव विहार, मिर्जापुर और सोनभद्र की सीमा पर है, ठीक है। चलिए अब देखिए, सोनभद्र की बात की है तो यहां पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य, सॉरी, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला बताना है आपको जो 4 राज्यों के साथ में सीमा रेखा बनाता है, तो वह है आपका कौन सा, सोनभद्र है। चलिए पार्वती की बात करते हैं। तो पार्वती अर्गा है गोंडा उत्तर प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट रहेंगे सभी को यहां पर क्लियर किया जाएगा। कोशिश यही करी जाएगी यहां पर कि आपको जो भी कंटेंट दिया जा रहा है उसमें जो भी आपको समस्या आ रही है, जहां पर भी आपको कंफ्यूजन है, उसको दूर किया जाएगा। चलिए, तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दीजिएगा। जो भी बच्चे पुलिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, बच्चों को शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। चलिए, तीसरा प्रश्न है आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया था। ऑप्शन है मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, गेहूं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, चावल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष या फिर तिलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। चलिए, तो प्रश्न कह रहा है देखिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा, तो पहला प्रश्न तो यही बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किसके द्वारा किया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया जाता है। 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया था, तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कि मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अब यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, पूछा जाता है आपसे कि किसकी सिफारिश पर मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया 2023 को, तो याद रखिएगा भारत की सिफारिश पर, भारत की सिफारिश पर, ठीक है। यह प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था, भारत के द्वारा प्रस्ताव दिया गया था, ठीक है, कि 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां से यदि आपसे पूछता है कि वर्ष 2024 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, तो आपको याद रखना है कैमलेट्स, ठीक है, कैमलेट्स से अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है 2024 को, ये आप याद रखिए। देखिए मोटे अनाज कौन कौन से, जैसे बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ठीक है, ज्वार हो गया, तो मोटे अनाज की बात की गई है। तो यहां पर देखिए जो प्रश्न आपसे बदलकर यहां पर पूछ सकता है कि वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष किसकी सिफारिश पर घोषित किया गया था, तो इसका जो मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष है, इसको क्या बोलते हैं हम, अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष भी आपको नाम दिया जा सकता है, तो याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष, ये पॉइंट याद रखना है आपको, ठीक है। तो कोशिश बेटा यही है कि आप कहीं पर भी प्रश्न गलत ना करें, गलत करेंगे तो आपका निगेटिव मार्किंग में आपका जो अगला प्रश्न है उसके भी मार्क्स करते हैं, ठीक है। तो कोशिश करना आपके एग्जाम में कि तुक्का लगाने की कोशिश ना करें, जितना आपको श्योर आता है उतना ही आप
पेपर करने की कोशिश करें, ठीक है। तुक्का कम लगाइएगा, क्योंकि तुक्का लगाएंगे तो जो भी आपको प्रश्न बने हैं, सही हुए हैं प्रश्न, उसका भी मार्क आपका चला जाएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए प्रश्न है, कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में, थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है ये, चलिए एडजस्ट कर लेते हैं इसको। चलिए प्रश्न है, कह रहा है देखिए कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, वो अभी भी एग्जाम्स का फेवरेट है ये प्रश्न, ठीक है बेटा। बात करें देखिए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो संविधान से संबंधित अभी तक जितने भी आपके पेपर हो चुके हैं पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के, यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, और नहीं करते हैं स्क्रीनशॉट तो नोट कर लीजिएगा, जो भी यहां पर महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूं उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो कह रहा है कि देखिए किस संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। तो यहां से देखिए कौन कौन से पॉइंट रहेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो थोड़ा सा हम यहां पर क्रम से देखते हैं, इसके बाद में जो भी आंसर बनेगा उसको लगा लेंगे। चलिए, जिसको भी आता है लेकिन वो कमेंट जरूर कर दे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर चलिए पहला जो आपको देखना है, पहला है कि देखिए संविधान सभा की जो पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें जो खास बात रही वो रही अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। अब प्रश्न कहां से उठता है? पहला तो प्रश्न बनता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो आप कहेंगे कि 9 दिसंबर 1946 को हुई, ठीक है। दूसरा जो यहां से प्रश्न बनता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था, तो याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा को। बेटा सबसे ज्यादा यह प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न बनता है कि अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था, तो आप लगाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। दूसरा, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को हुई। और इसमें जो महत्वपूर्ण क्या है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने, ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये 2 पॉइंट याद रखना है। तीसरा जो इंपोर्टेंट पॉइंट है, तीसरा है कि संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा। पूछता है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो याद रखिएगा VN राव, ठीक है, VN राव को कौन थे? VN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, ठीक है। चलिए, अब जो तीसरा आपका संविधान सभा की जो तीसरी बैठक है वो कब हुई? वो हुई 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। तो जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सी सभा में? संविधान सभा की तीसरी सभा में, ठीक है, संविधान की तीसरी सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं इसके बाद अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि भारतीय संसद में शामिल है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति है, राज्यसभा और लोकसभा है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। एक तो राष्ट्रपति है और राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए राष्ट्रपति से कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में बनते हैं, जहां से प्रश्न है लोकसभा से संबंधित और राज्यसभा से, ठीक है। तो राष्ट्रपति की पद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति कौन होता है?
तो अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अब मैं आपसे प्रश्न रखता हूं, ठीक है, कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? आप कमेंट करके बताएंगे इसको, ठीक है। चलिए राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, ठीक है। योग्यता क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होने चाहिए और किसी भी सरकारी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये योग्यताएं हैं किसकी? राष्ट्रपति बनने के लिए। अब जो अगला है प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ये राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा का गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राज्यसभा का किया गया है अनुच्छेद 80 में। ये आपको याद रखना, ठीक है। राज्यसभा को क्या बोला जाता है? चलिए यहां पर मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताता हूं, क्योंकि देखिए राज्यसभा और लोकसभा से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। चलिए राज्यसभा और लोकसभा। तो देखिए राज्यसभा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का किसमें किया गया है? आर्टिकल 81 में, ठीक है। जो राज्यसभा है बेटा, इसको बोला जाता है उच्च सदन। क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोला जाता है, ठीक है। पूछा जाता है प्रश्न कि उच्च सदन किसको कहा जाता है, लोकसभा को या राज्यसभा को? तो आपका आंसर जाएगा राज्यसभा, ठीक है। इसके अलावा देखिए उच्च सदन आपका राज्यसभा हो गया, तो निम्न सदन किसको बोलते हैं? फिर निम्न सदन बोला जाता है लोकसभा को बोला जाता है, ठीक है। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? अस्थायी सदन, ठीक है। राज्यसभा को बोलते हैं स्थायी सदन, ठीक है। स्थायी सदन बोला जाता है किसको? राज्यसभा को। तो अस्थायी सदन बोला जाता है लोकसभा को, ठीक है। राज्यसभा में कुल सीटों की बात करते हैं तो वर्तमान में कुल राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 245 हैं। और अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? अधिकतम सीटें हो सकती हैं 250, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं होगी। लोकसभा में सीटों की बात करते हैं तो अधिकतम सीटें कितनी होती हैं? 550 होती हैं। और वर्तमान में सीटों की संख्या बताऊं आपको तो वर्तमान में कितनी है? 543 है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो लोकसभा है, पूछा जाता है कि लोकप्रिय सदन किसको बोला जाता है? तो आप कहेंगे सर कि लोकसभा को, ठीक है। लोकप्रिय सदन किसको बोला जाता है? लोकसभा को बोला जाता है, ठीक है। याद रखिएगा। जो राज्यसभा है इसका कार्यकाल होता है बेटा 6 वर्ष का, और जो लोकसभा है इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, ठीक है। याद रखिएगा। इतने यहां से पॉइंट महत्वपूर्ण थे आपके एग्जाम के लिए। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होते हैं? ऑप्शन ए मध्य महाद्वीप में, परिप्रशांत महासागरीय में, सी कह रहा है कि मध्य अटलांटिक में, और डी है अंतरप्लेट ज्वालामुखी। चलिए तो देखिए सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में होते हैं? तो ऑप्शन यहां पर ए हमारा सही आंसर हो जाएंगे कि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी का विस्फोट कहां पर होता है? तो जो प्रशांत महासागरीय एरिया है, परिप्रशांत महासागरीय, वहां पर होता है। तो ऑप्शन यहां पर भी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रशांत महासागर की बात की गई है और अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो कुल महासागर कितने हैं? कुल महासागर 5 हैं। एक तो आपका सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर हो गया। दूसरा महासागर है अटलांटिक महासागर, जिसको हम एस आकार का महासागर भी बोलते हैं, या फिर जिसको अंध महासागर भी बोलते हैं, ठीक है। किसको बोलते हैं? अटलांटिक महासागर को। तीसरा जो बड़ा महासागर है वो है हिंद महासागर, ठीक है। इसके बाद में अंटार्कटिक और आर्कटिक। तो 5 महासागर हैं, ठीक है। तो जो प्रशांत महासागर से सबसे अच्छा प्रश्न यहां पर है, चलिए देखिए पूछा जाता है कि मैरियाना गर्त किस महासागर में है? मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है और यह विश्व की सबसे गहरी गर्त है, ठीक है। विश्व की सबसे गहरी गर्त पूछा जाता है कि कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा गर्त है मैरियाना गर्त है, जो प्रशांत महासागर में है। ये कुल कितनी गहरी है? तो 11,022 किलोमीटर है, याद रखिएगा, ठीक है। और जो अटलांटिक सागर से गर्त से संबंधित प्रश्न बनता है वो है, पूछा जाता है कि प्यूर्टो रिको गर्त किस महासागर में है? तो आप कहेंगे सर अटलांटिक महासागर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न।
चलिए देखिए, पेटी की बात की गई थी कि यहाँ पर, चलिए एक और मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर याद आ रहा है जहाँ से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। देखिए कह रहा है कि ज्वालामुखी, तो आपको मैंने समझा दिया कि ज्वालामुखी किस पेटी में सर्वाधिक आते हैं, तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। ठीक है, पूछा जाता है कि किस पेटी में सबसे ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है, तो वो है डोलड्रम पेटी। ठीक है, डोलड्रम पेटी। जो डोलड्रम पेटी है वो कहां पर है, इसको भी आप देख लीजिएगा। जो आपकी विषुवत रेखा है, जो ग्लोब है, तो ये तो हो गया आपका उत्तरी ग्लोब, उत्तरी अर्ध ग्लोब, और ये हो गया दक्षिणी। ठीक है, तो 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण में, 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण में जो आपकी पेटी है वो कौन सी पेटी है, डोलड्रम पेटी है। ठीक है, यहां पर आपको सबसे ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? ऑप्शन है साबरमती से, पवनार, सेवाग्राम और रामानंदिया। चलिए बताइएगा किस आश्रम से महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो देखिए यहां पर समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, मैं थोड़ा सा विस्तार से यहां पर बताऊंगा ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, कहीं भी आपको यहां पर डाउट ना रह जाए। ठीक है, चलिए तो देखिए 12 मार्च, बात करते हैं 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 12 मार्च 1930 को क्या हुआ, साबरमती आश्रम से 6 अप्रैल, आपको ये दोनों डेट याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, तो 12 मार्च 1930 से महात्मा गांधी ने, ठीक है, दांडी यात्रा कहां से, साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से शुरू की थी और कहां तक की थी, तो जिला नौसारी, गुजरात का एक जिला है नौसारी। ठीक है, जिला नौसारी तक। ठीक है, दांडी तक तो देखिए कहां से की थी, साबरमती से जिला नौसारी तक। अब प्रश्न बनता है, देखिए यहां पर कौन कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कब शुरू किया गया था, तो 12 मार्च 1930 को किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा कुल कितने मील यात्रा की गई थी, जो दांडी यात्रा है वो कितने मील की गई थी, तो साबरमती से जिला नौसारी तक का जो एरिया है वो कितना है, 241 मील, 241 मील पैदल यात्रा की थी किसने, महात्मा गांधी ने। ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी तट पर पहुंचकर इन्होंने क्या किया था, नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, यह प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछा जाता है कि नमक कानून महात्मा गांधी ने कब तोड़ा था, तो 6 अप्रैल 1930 को नमक बना करके, कहां पर, दांडी में नमक बना करके नमक कानून तोड़ा था, ये याद रखना है। ठीक है, यात्रा कहां से शुरू की थी, साबरमती, अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की थी। कुल कितनी यात्रा की, 241 मील की। और प्रश्न जो एक और यहां पर पॉइंट ऐड कर लेना है आपको कि कुल कितने लोगों ने यात्रा की थी, तो कुल कितने लोगों ने, देखिए 78 लोग थे और साथ में कौन था, महात्मा गांधी थे। ठीक है, साथ में महात्मा गांधी, तो कुल 79 यहां पर लोग थे जिन्होंने दांडी यात्रा की थी। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कि 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 6 अप्रैल 1930 तक, ठीक है, नमक कानून बनाकर इन्होंने नमक कानून तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, पवनार आश्रम, तो पवनार आश्रम की बात करते हैं। पूछा जाता है कि पवनार आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, और जो दूसरा प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो पवनार आश्रम और भूदान आंदोलन, ठीक है, किसके द्वारा, विनोबा भावे, विनोबा भावे, ये याद रखिएगा आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि शेर शाह का मकबरा कहां है। ऑप्शन ए सासाराम में है, दिल्ली में है, कालिंजर में है, या फिर सोनरगांव में है। चलिए कमेंट कर दीजिएगा शेर शाह का मकबरा कहां पर है। चलिए तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, शेर शाह का मकबरा कहां पर है, सासाराम बिहार में है। याद रखिएगा इसको, सासाराम बिहार में है। चलिए अब देखिए पहला पॉइंट जो आपको समझना है यहां पर, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि हुमायूं का मकबरा कहां पर है। हुमायूं का मकबरा कहां पर है, तो आप कहेंगे सर कहां पर है, दिल्ली में है। ठीक है, कहां पर है, दिल्ली में है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है कि औरंगजेब का मकबरा कहां पर है। औरंगजेब का
औरंगजेब का मकबरा कहां पर है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र खुलदाबाद में। कहां पर है औरंगजेब का मकबरा? महाराष्ट्र खुलदाबाद में है। ठीक है। जो तीसरा पॉइंट आपको लिखना है वो है, पूछा जाता है कि जहांगीर का मकबरा कहां पर है। ठीक है, जहांगीर का मकबरा कहां पर है? कहां पर है? लाहौर में। ठीक है, वर्तमान में लाहौर में है, लेकिन उस समय विभाजन थोड़ी ना हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो उस समय कहां पर इनको दफनाया गया था? लाहौर में। ठीक है, तो वहीं पर इनका मकबरा है। जो चौथा आपको याद रखना है कि पूछता है कि अकबर का मकबरा कहां पर है। देखिए याद रखिएगा, अकबर का मकबरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश का एग्जाम है और उत्तर प्रदेश में ही है, तो आगरा सिकंदरा में। ठीक है, पूछा जाता है कि अकबर का मकबरा कहां पर है? आगरा सिकंदरा में। चलिए एक और पॉइंट आपको ऐड करना है, पूछ लेता है यदि आपसे कि शाहजहां का मकबरा कहां पर है, तो शाहजहां का मकबरा कहां पर है? आगरा में। ठीक है, तो आगरा में किसका है? अकबर का मकबरा है और शाहजहां का मकबरा, दोनों का मकबरा कहां पर है? आगरा में है। दिल्ली में मकबरा है हुमायूं का। ठीक है, औरंगजेब का कहां पर है? महाराष्ट्र में। और यदि देखिए आपसे पूछा जाता है कि बीबी का मकबरा कहां पर है, तो वो भी महाराष्ट्र में। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। पूछा जाता है किसके द्वारा बनवाया गया था, तो औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए जो हुमायूं का मकबरा है, यहां से एक प्रश्न बनता है इंपोर्टेंट। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। पहला तो जो बनता है कि जो हुमायूं का मकबरा है वो किसने बनवाया था और कब बनवाया था। देखिए 1570 में इनकी पत्नी, इसकी हुमायूं की पत्नी के द्वारा, हमीदा बानो बेगम के द्वारा 1570 में हुमायूं का मकबरा बनवाया गया था। ठीक है, अब देखिए जो प्रश्न है यहां पर पूछा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप का उद्यान मकबरा कौन सा है, तो वो है हुमायूं का मकबरा। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा कौन सा है? हुमायूं का मकबरा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों, यदि आपको सभी यहां पर प्रश्न लग रहा है कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हैं, तो बिल्कुल देखिए इस वीडियो को आप शेयर कर दें, क्योंकि आपने अभी तक समझ गए होंगे कि कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों का भी भला हो सके। ठीक है, चलिए प्रश्न रखिए, चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की गई थी। तो ये प्रश्न है, पहले तो आप इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। यदि आपने प्रैक्टिस जो आपका पेपर है प्रीवियस ईयर के, यदि आपने उठाकर देखा है, तो देखिए जो आपके लिए प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं, एक मिनी आपके लिए मॉडल है। ठीक है, ये एक मॉडल पेपर की तरह है आपके एग्जाम के लिए, जहां से देखिए वो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी मैं साथ में ऐड करता हूं, और देखिए जो आपका चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। ठीक है, पॉलिटी के अंदर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो सभी यहां पर जो भी पूरा एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट रखता हूं आपके लिए, और आप ईमानदारी के साथ में इन प्रश्नों को कीजिएगा। और देखिए कोशिश करें आपके आंसर दें प्रत्येक प्रश्न का, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। और लास्ट में आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपने कुल कितने प्रश्न यहां पर सही किए हैं। ठीक है, चलिए कह रहा है कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की गई है। ऑप्शन ए पंतनगर में, कानपुर में, अयोध्या में, या फिर झांसी में। तो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की गई है। यहां से बेटा बहुत सारे प्रश्न आपको मैं बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चाहे वो उत्तर प्रदेश से संबंधित हो या फिर पूरे भारतवर्ष से। चलिए तो देखिए ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। कहां पर की गई है? जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना पंतनगर उत्तराखंड में की गई है। तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है, चलिए तो देखिए प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पूछ लिया जाता है कौन सा है, तो आप कहेंगे सर गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, कहां पर है? पंतनगर उत्तराखंड में। याद रखिएगा इसको। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, 1960 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। यह भी आपको याद रखना है।
और यदि उद्घाटन की बात करते हैं तो इसका उद्घाटन किया गया था बेटा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। अब गोविंद बल्लभ पंत की बात की है हमने कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वो है गोविंद बल्लभ पंत। लेकिन देखिए गोविंद बल्लभ पंत आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैसे समझिएगा। गोविंद बल्लभ पंत से संबंधित जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो पहला प्रश्न बता रहा हूं आपको, पहला यहां पर प्रश्न समझिएगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन है, तो पहले मुख्यमंत्री हैं गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। पूछा जाता है दूसरा, यहां पर पॉइंट नोट कीजिएगा, पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री था जो सबसे अधिक समय तक अपने पद पर रहा है, मुख्यमंत्री पद पर रहा है, तो वो कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत। 2 पॉइंट आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण। तीसरा जो पॉइंट बनता है आपके लिए एग्जाम में, पूछा जाता है कि गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत झील कहां पर है उत्तर प्रदेश में, तो गोविंद बल्लभ पंत झील, गोविंद बल्लभ पंत झील कहां पर है, सोनभद्र में, ठीक है, कहां पर है, सोनभद्र में है। और पूछा जाता है किस नदी पर है, तो रिहंद नदी पर है, ठीक है, रिहंद नदी पर। ये आपको पॉइंट यहां से याद रखना है। तो बेटा गोविंद बल्लभ पंत झील है, गोविंद बल्लभ पंत झील, ये भारत की, उत्तर प्रदेश की तो है ही, ठीक है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और यह प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो वो है गोविंद बल्लभ पंत झील, ठीक है। किस नदी पर है, रिहंद नदी पर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए कानपुर में विश्वविद्यालय की बात करें तो देखिए कानपुर में कौन सा विश्वविद्यालय है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कहां पर है, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कहां पर है, कानपुर में है, ठीक है। इसके अलावा देखिए अयोध्या में आपको 2 सबसे ज्यादा याद रखना है विश्वविद्यालय। एक तो पूछा जाता है कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है, तो वो है कहां पर, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में। जो दूसरा बनता है, पूछा जाता है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय कहां पर है, अयोध्या या फैजाबाद जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय दोनों हैं अयोध्या में। तीसरा जो मैंने आपको बताया था जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो था गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है, तो बेटा आप आंसर लगाएंगे पंतनगर उत्तराखंड। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां पर बनता है। ऑप्शन है कॉर्निया, आइरस, प्यूपिल या फिर रेटिना। तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो वस्तु जो भी हमारे द्वारा देखी जाती है उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, आंख में, रेटिना पर बनता है, ठीक है। कॉर्निया से प्रश्न क्या बनता है समझिएगा। पूछा जाता है कि मनुष्य का आंख का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको दान किया जाता है, ठीक है, तो कॉर्निया को दान किया जाता है बेटा, ठीक है। ये आंख का वह भाग है जिसको हम दान करते हैं। ये प्रश्न बन चुका है एग्जाम में, ठीक है। आइरस का काम होता है बेटा कि आंख का जो रंग है इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, आइरस के द्वारा। आपने देखा होगा किसी का नीला आंख होता है, ठीक है, किसी का भूरा भी होता है, ठीक है। तो जो आंख का रंग है वो किसके द्वारा, आइरस के द्वारा। और आइरस ही कंट्रोल करता है कि आंख में कितना प्रकाश जाना चाहिए। जब भी आपने देखा होगा कि आप धूप में जाते हैं और धूप से जैसे ही आप अंधेरे में आते हैं, अब या अपने कमरे में जैसे ही जाते हैं तो आपने देखा होगा कि एकदम से आपको बहुत ही अंधेरा नजर आता है, ठीक है। तो इसका कारण होता है आइरस, ठीक है। चलिए प्यूपिल आपने देखा होगा जो गोल गोल ब्लैक जो पार्ट होता है आंख में, ठीक है, यहां से प्रवेश करता है प्रकाश। तो जो हमारा सही आंसर था ऑप्शन डी था कि आंख में प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। 24 दिसंबर को, 7 अप्रैल और 16 सितंबर को, 30 जनवरी को।
विश्व ओजोन दिवस कह रहा है कि कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, 16 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 24 दिसंबर को, चलिए 24 दिसंबर को पूछा गया है कि क्या है, चलिए तो देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। जो सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहां पर वो है ऑप्शन यहां पर डी, 30 जनवरी। अब 30 जनवरी और जो दूसरा आपको याद रखना है वो है 23 मार्च। 30 जनवरी और 23 मार्च। 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस, शहीद दिवस, ठीक है। और 23 मार्च को भी क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाते हैं, ठीक है। दोनों प्रश्न बन चुके हैं एग्जाम में। 30 जनवरी को मनाया जाता है महात्मा गांधी की क्या है, निधन हुआ था, ठीक है, 30 जनवरी को, तभी से भारत सरकार के द्वारा 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाने लगा था, ठीक है। और 23 मार्च 1931 को, ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ठीक है, तीनों को क्या हुई थी, फांसी हुई थी। तो 23 मार्च को क्या मनाते हैं हम, शहीद दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा नहीं है पूछा है आपसे। तो आपके सामने यहां पर प्रावधान और स्रोत, तो ऑप्शन ए यहां पर कह रहा है कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। चलिए बी कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से। और सी कह रहा है कि केंद्र की अपशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से, और आपातकालीन शक्तियां कहां से ली गई हैं, जर्मनी से। तो सुमेलित बताना है आपको कौन सा नहीं है। चलिए तो ऑप्शन यहां पर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों का वर्णन किसमें किया गया है, सॉरी किस देश से लिए गए हैं, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, ठीक है। और देखिए आपसे पूछता है कि मौलिक कर्तव्य, जो मूल कर्तव्य हैं आपके, मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, तो रूस से लिए गए हैं, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। यदि आपसे देखिए पूछता है कि समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कहां से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची को, ठीक है। क्योंकि देखिए आपका जो संविधान जब बनाया गया था तो 60 देशों का अध्ययन किया गया था, और कौन कौन सी चीजें हमारे देश के संविधान के बनाने में आवश्यक थी। वैसे ही देखिए जैसे मौलिक अधिकार है तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया था, जो मूल कर्तव्य है वो रूस से लिया गया था, ठीक है। पूछता है विधि का शासन, विधि का शासन कहां से लिया गया था, विधि का शासन कहां से लिया गया था, तो ब्रिटेन से लिया गया था, ठीक है, ब्रिटेन। पूछता है देखिए नागरिकता, एकल नागरिकता कहां से लिया गया है, एकल नागरिकता, तो ये भी कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। ऑप्शन ए कह रहा है कि पुलकट है, चिल्का है, कोलेरू है और क्ली वैली। तो पूर्वी तट पर पूछा है कि सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। फिर चिल्का झील, चिल्का झील है वो भारत की, ठीक है, भारत की खारे पानी की, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कौन सी, चिल्का झील, ठीक है। पुलकट झील, तो पुलकट झील से आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चिल्का झील से भी इंपॉर्टेंट है कौन सी, पुलकट झील। समझिएगा यहां से प्रश्न कैसे बनता है। जो पुलकट झील है वो कहां पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। लेकिन जो यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि श्रीहरिकोटा द्वीप कहां पर है, श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में है, तो श्रीहरिकोटा द्वीप है पुलकट झील में, ठीक है। और इसी में आपका क्या है, इसी द्वीप पर सतीश धवन, सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान केंद्र, अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान केंद्र, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान केंद्र किस द्वीप पर है और किस झील में है, पूछा जाता है। तो याद रखिएगा पुलकट झील में है, ठीक है। किस द्वीप पर है, श्रीहरिकोटा द्वीप पर है, जो कहां पर है, पुलकट झील में। और सतीश धवन अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र कहां पर है, तो श्रीहरिकोटा द्वीप पर है, ये आपको याद रखना है,
ठीक है। चलिए, कोलेरू झील, जो कोलेरू झील है ये है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। किली वैली, किली वैली है तमिलनाडु में। चलिए, अब देखिए एक दो पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए और महत्वपूर्ण हैं, चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए, भारत की सबसे बड़ी झील की बात करते हैं तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है। सबसे बड़ी भारत की खारे पानी की झील की बात करते हैं तो वो भी चिल्का झील है, ठीक है। लेकिन यदि आपसे पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है तो वो है बेटा बुलर झील, ठीक है। बुलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कहां पर है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। बुलर झील हो गया, डल झील हो गया, शेषनाग झील हो गया, ठीक है। ये सभी झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील है। और खारे पानी की झील पूछता है तो वो है चिल्का झील है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बताइएगा कौन थे? अमर्त्य सेन, सीवी रमन, हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। चलिए, तो सबसे पहले वैज्ञानिक कौन से थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? चलिए, तो देखिए अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए 1998 में, किसके लिए? अर्थशास्त्र के लिए। तो इनको कब दिया गया था? 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया किसको? अमर्त्य सेन को, ये याद रखना है आपको। चलिए, सीवी रमन को किसके लिए मिला था? तो भौतिकी के लिए, ठीक है, भौतिकी के लिए पुरस्कार दिया गया था किसको? सीवी रमन को। कब दिया गया था? 1930 में। किसके लिए दिया गया था? तो सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी, इसको आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कि सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सीवी रमन थे। किसके लिए दिया गया था? रमन प्रभाव की खोज के लिए। रमन प्रभाव की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था सीवी रमन को लिए, ठीक है। हरगोविंद खुराना को दिया गया था चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 1968 में, ठीक है। 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? हरगोविंद खुराना को दिया गया था। इनके द्वारा क्या किया गया था? कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया गया था, ठीक है, कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया गया था, इसलिए इनको 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के लिए वो कब दिया गया था? 1983 में। 1983 में इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो जो हमारा सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब यदि आपसे पूछता है कि पहले भारतीय कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में काव्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये आपको याद रखना। प्रथम भारतीय यदि पूछता है, और यदि प्रथम वैज्ञानिक पूछता है तो सीवी रमन को दिया गया था। प्रथम भारतीय पूछता है कि सबसे पहले भारत में नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया था, तो जिनको हम विश्व गुरु बोलते हैं, ठीक है, कविराज बोलते हैं, कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए दोस्तों, प्रश्न कैसे लग रहे हैं आपको? यदि आपको समझ में आ रही हो सभी चीजें तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महाकवि कालिदास, रविंद्रनाथ टैगोर और पीटी उषा, चाणक्य। चलिए, चाणक्य, देखिए चाणक्य को कहा जाता है बेटा भारत का मैकियावेली, भारत का मैकियावेली। ये प्रश्न बन चुका है, ठीक है। भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य, जिनका दूसरा नाम देखिए कौटिल्य भी है, ठीक है। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसको हम अर्थशास्त्र बोलते हैं। अर्थशास्त्र एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, ठीक है, अर्थशास्त्र। किसको? चाणक्य को भारत का मैकियावेली बोला जाता है। पीटी उषा को बोला जाता है उड़न परी। रविंद्रनाथ टैगोर, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, ठीक है, विश्व कवि की संज्ञा दी गई है इनको, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा जो बताया था वो था कवि गुरु। कौन? कवि गुरु। चलिए, तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कि भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? महाकवि कालिदास, ठीक है। चलिए, यदि आपसे देखिए पूछता है कि भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है, तो भारत का नेपोलियन बोला जाता है समुद्रगुप्त को, ठीक है, इसको समुद्रगुप्त को, यह भी आप याद रखिएगा।
चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य के जैसा है? ऑप्शन है जागर नृत्य, पाई डंडा, सैना और घर कर ही नाच। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, पाई नृत्य। जो पाई डंडा नृत्य है ये किया जाता है दिवाली के समय उत्तर प्रदेश में किया जाता है, जो खासतौर से जो बुंदेलखंड का एरिया है आपने वहां पर देखा होगा इसको, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश का यदि आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, तो सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है नौटंकी, ठीक है, नौटंकी, ठीक है, याद रखना है इसको आपको। अब देखिए कौन कौन से लोक नृत्य हैं जो आपको याद रखने हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित। एक तो जैसे चरकुला हो गया, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा दूसरा है ख्याल हो गया, ठीक है, ख्याल हो गया, राई नृत्य हो गया, ठीक है, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर वो है कथक। पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो वह है कथक, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चरकुला हो गया, ख्याल, राई नृत्य, ये कहां के नृत्य हैं? उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य है। और जो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है जो गुजरात के डांडिया नृत्य के जैसा है वो कौन सा है? पाई डंडा। चलिए अगला प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो अभी मैंने आपको बताया कि शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च 1931 को, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि जली हुई ईंट की इमारतें और पहले वास्तविक मेहराब, पूजा की इमारतें और केला और वास्तुकला। तो देखिए ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कि जली हुई ईंट की इमारतें। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता तो एक ऐसी सभ्यता थी जहां पर सबसे पहले शहरीकरण किया गया था, ठीक है, सबसे पहले शहरीकरण किया गया था। किस सभ्यता में? प्रश्न बनता है सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। एक कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। ये प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा, पूछ लिया गया है, ये प्रश्न आ गया है, ठीक है, एग्जाम में, कि नगरीय सभ्यता किसको कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। चलिए इसके अलावा देखिए कौन कौन से यहां पर प्रश्न हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में बनेंगे। देखिए एक तो आपको याद रखना है हड़प्पा। तो हड़प्पा क्या है? एक सिंधु सभ्यता का एक स्थल है, ठीक है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है पूछा जाता है। तो हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। कहां पर है? वर्तमान में कहां पर है? तो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में। अब जो यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। दूसरा याद रखना है मोहनजोदड़ो, ठीक है। जो मोहनजोदड़ो है पूछा जाता है किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। और वर्तमान में कहां पर है? तो वर्तमान में है ये पाकिस्तान का हिस्सा, ठीक है। तो दोनों हड़प्पा हो गए और मोहनजोदड़ो दोनों कहां पर है? पाकिस्तान में है, ठीक है। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो जो एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी खोज की गई थी राखलदास के द्वारा, ठीक है, राखलदास। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी। दोनों नाम आप याद रखिएगा, दोनों इंपोर्टेंट है। अब जो तीसरा यहां पर इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, वो है कि आलम, देखिए यहां पर आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर पूछ लिया जाता है कि जो आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है वो कहां पर है? यह था मेरठ, उत्तर प्रदेश। बेटा उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो पहली बात तो इसके जो चांस रहेंगे वो उत्तर प्रदेश स्पेशल से बन सकता है, ठीक है, और वैसे भी पूछ सकता है, हिस्ट्री का भी प्रश्न है। तो जो आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता स्थल था ये कैसा था? सबसे पूर्वी। पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा था? सबसे पूर्वी स्थल वो था आलमगीरपुर, ठीक है। कहां पर था? मेरठ, उत्तर प्रदेश में था। किस नदी के किनारे था? तो नदी को आपको याद रखना है, हिंडन नदी के किनारे था। चलिए इसके अलावा देखिए एक और पॉइंट सुन लीजिएगा, कोई बात नहीं, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। चलिए जो अगला जो पॉइंट है आपके लिए, पूछा जाता है कि जो लोथल है, ठीक है, लोथल जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? एक बंदरगाह था, लोथल और सुटकोट था। ये दो याद रखना है आपको। एक तो लोथल हो गया, लोथल कहां पर था? गुजरात में है, ठीक है।
तो लोथल हो गया और सुटकुर्दा, ये सिंधु घाटी सभ्यता के क्या थे, बंदरगाह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को भारत का बर्डमैन कहा जाता है? सलीम अली, राजेंद्र सिंह, कैलाश सांखला और रविंद्र कुमार सांखला है, ठीक है, सांखला, रविंद्र कुमार सिन्हा। किस व्यक्ति को भारत का बर्डमैन कहा जाता है? पहले तो आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। यहां से प्रश्न है, यहां से मैं कम से कम आपको 10 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कंफ्यूजन कहां पर होता है, प्रश्न आप कहां पर गलत करते हैं ये भी बताऊंगा। चलिए तो सबसे पहले देखिए, भारत का बर्डमैन किसको कहा जाता है? तो रविंद्र कुमार सिन्हा। रविंद्र कुमार सिन्हा की बात करते हैं तो डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत का डॉल्फिन मैन, भारत का डॉल्फिन मैन किसको कहा जाता है? डॉल्फिन मैन। तो भारत का डॉल्फिन मैन कहा जाता है रविंद्र कुमार सिन्हा को, ठीक है। कैलाश सांखला, ठीक है, तो भारत का कैलाश सांखला को क्या कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? कैलाश सांखला को कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा। राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह को कहा जाता है जल मैन ऑफ इंडिया। ये सभी चारों पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चारों से प्रश्न बनते हुए यहां पर कंफ्यूजन होता है आपको। जल मैन ऑफ इंडिया, जल मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। तो भारत का बर्डमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? सलीम अली को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए सलीम अली, सलीम अली अपने आप में एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न बनते हैं, कम से कम 2 प्रश्न तो यहां से बनते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला समझिएगा, पहला तो जो पूछा जाता है कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ठीक है। पहला तो ये प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न जो कंफ्यूज करता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है और यही में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो दूसरा प्रश्न है, पूछा जाता है कि सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र, सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कहां पर है, ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट है वो है सलीम अली, मैंने अभी जो कहा पक्षी विज्ञान केंद्र कहा, और जो तीसरा है वो है सलीम अली, ठीक है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य, याद रखिएगा। ये कहा है मैंने पक्षी विज्ञान केंद्र कहां पर है और ये कहा है पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है। चलिए तो आंसर देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने 3 और तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, ठीक है। सलीम अली पक्षी विज्ञान की बात करते हैं तो यह है कोयम्बटूर, तमिलनाडु, कोयम्बटूर तमिलनाडु में क्या है? सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र। और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? केरल, ठीक है, कहां पर है? केरल में है। और यदि देखिए इसका जो नाम है, इसका दूसरा भी नाम है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य केंद्र का, क्या है? थाडेकर, ठीक है। पूछा जाता है कि थाडेकर पक्षी अभ्यारण्य केंद्र कहां पर है, या फिर पूछ लिया जाता है कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है, तो एर्नाकुलम केरल में है। इसको आप याद रखिएगा। तो देखिए जहां पर भी ऐसे, देखिए जहां पर भी संभावना रहेगी कि आप प्रश्न गलत कर सकते हैं, तो उसी को बेटा मैं आपके सामने लाता हूं यहां पर, ताकि आपका एग्जाम में प्रश्न गलत ना हो पाए। मैं यदि आपका इतना ख्याल रख रहा हूं तो आप भी थोड़ा सा, आप मेरी और मेरा ख्याल भी आप रखिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस बांध को कमला नेहरू बांध के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि रामगंगा बांध, टिहरी बांध, माता टीला बांध और गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। चलिए तो यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहां पर है? मैंने आपको बताया था, ठीक है, रिहंद नदी पर, रिहंद नदी पर सोनभद्र, ठीक है, याद रखिएगा। जो गोविंद बल्लभ पंत है ये मैंने बताई थी कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ठीक है। माता टीला बांध, माता टीला बांध बना है बेतवा नदी पर, बेतवा नदी, ठीक है। बेतवा नदी है यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। किसकी नदी है? यमुना की सहायक नदी है। और बेतवा नदी यमुना में कहां पर मिलती है? यह प्रश्न बन चुका है एग्जाम में। बेतवा नदी यमुना में मिलती है हमीरपुर में, ठीक है,
हमीरपुर। चलिए, बेतवा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना में मिल जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। टिहरी बांध, टिहरी बांध बना हुआ है उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। ठीक है, भागीरथी नदी पर। रामगंगा बांध, रामगंगा बांध है, यह है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में रामगंगा नदी पर है। ठीक है, रामगंगा नदी पर। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है बेटा कि रामगंगा उत्तर प्रदेश में, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से किस जिले में मिलती है? तो याद रखना है आपको, किस जिले में मिलती है? कन्नौज में। ठीक है, रामगंगा नदी है जो उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये किसकी नदी है? सहायक नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, और देखिए रामगंगा बांध की बात करते हैं। तो रामगंगा, यदि आपसे देखिए यहां पर प्रश्न बदल के भी पूछ सकता है, इसका जो दूसरा नाम है वो है कालागढ़। रामगंगा बांध का नाम है दूसरा कालागढ़ बांध है। और इसके यहां से जो आंसर बनता है कि पहली बात तो है कि कहां पर है, तो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिला में है। ठीक है, जो दूसरा प्रश्न बनता है, देखिए पूछा जाता है कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मिट्टी और पत्थर से बना हुआ बांध कौन सा है? इसमें बेटा सीमेंट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है। ठीक है, मिट्टी और पत्थर से निर्मित बांध कौन सा है एशिया का सबसे बड़ा? तो वो है रामगंगा बांध, जिसको हम कालागढ़ बांध के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए पहला, यहां पर देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने, आपसे पूछता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, जो महानदी पर बनाया गया है। ठीक है, हीराकुंड बांध। और यदि आपसे पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आप कहेंगे सर भाखड़ा नांगल बांध है। भाखड़ा नांगल बांध, जो किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। ठीक है, ये रहे बेटा जितने भी संभावित प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, सभी को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, सभी प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं और वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा। और कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को आप थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें बच्चों तक। ठीक है, ताकि सभी बच्चों के पास में, जो भी बच्चे पुलिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए, उनको भी हेल्प, जो भी सहायता है। ठीक है, यदि आपका उनका कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो वीक है, ठीक है, तो उन तक इस वीडियो से मदद पहुंच जाए, यही आपके लिए बहुत बड़ी बात रहेगी और मेरे लिए भी। ठीक है, मदद करना तो अच्छी बात है ना, तो मदद करनी चाहिए, आप जरूर शेयर करेंगे, उम्मीद है मुझे। ठीक है, और यदि आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि जब भी वीडियो मेरे द्वारा दिया जाता है आपको, वो ताकि सही समय पर आप उसको देख सकें। और कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि आपने यहाँ पर आज कुल कितने प्रश्न ज्वाइन किए हैं। ठीक है, और कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं आपके, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जरूरी यहाँ पर जानना जरूरी है आपके लिए कि आप कितनी गहराई में हैं। ठीक है, आप कितने प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं, तो सेल्फ एनालिसिस कीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। जब तक आप अपने आप को देखेंगे नहीं, परखेंगे नहीं कि आपके द्वारा कितने प्रश्न सही किए जा रहे हैं, तब तक आप सफल होने वाले नहीं हैं, इसको याद रखिएगा। तो पहले आपको देखना होगा कि आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को, जो प्रश्न आपके सामने दिए जा रहे हैं, क्या उनको आप कितने समय में कर पा रहे हैं। सब जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, सभी चीज़ें जरूरी हैं, सिलेक्शन के लिए सभी चीज़ें जरूरी हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।